दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमारे चैनल का मकसद है कि जो एसएसटी है जहां पे काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है उसको सिंप्लीफाई करना। और आज हम आपके साथ सिविक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आए हैं, चैप्टर नंबर 1 जो कि पावर शेयरिंग है। लर्निंग आउटकम क्या रहेगा, पावर शेयरिंग क्या होता है, और एनसीईआरटी में श्रीलंका और बेल्जियम के एग्जाम्पल से समझाया गया है। जो स्टूडेंट को काफ़ी परेशानी होती है इसको हम लोग इंडिया के थ्रू पहले सिंप्लीफाई करके आपको बताएंगे कि पावर शेयरिंग कैसे होती है, क्यों ज़रूरी है, ये आपको समझाएंगे। उसके बाद आपको जो बुक में दिया है श्रीलंका और बेल्जियम का एग्जाम्पल उसको बताएंगे। यहाँ पे दिखाया गया कि जो श्रीलंका है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि ये जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है सिन्हालीज की उसी को फोकस करके कॉन्स्टिट्यूशन में जो है प्रोविजंस रखी है, और तमिलियंस के साथ क्रिश्चियन के साथ वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। वहीं दूसरी ओर बेल्जियम का एग्जाम्पल दिया गया है जहाँ पे डच पॉपुलेशन 59%, फ्रेंच पॉपुलेशन 40%, जर्मन 1%, लेकिन जो ब्रुसेल्स उसकी कैपिटल है वहाँ पे फ्रेंच पॉपुलेशन ज़्यादा और डच जो है माइनॉरिटी में, और उनके बीच में काफ़ी सिविल वार हुआ। उसके बाद 1970 से लेके 1993 तक जो है 23 साल वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया, और बेल्जियम जो है फिर वो यूनिटरी से फेडरल में कैसे चेंज हुआ वो चीज़ हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग जानेंगे कि पावर शेयरिंग का ज़रूरत क्यों है, उसका 2 रीजन जो दिया हुआ है प्रूडेंशियल रीजन और मोरल रीजन उसको समझेंगे। साथ ही साथ अलग अलग केस स्टडी समझाया गया है उसको देखेंगे। और फिर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, जैसे इसमें 4 टाइप बताया गया है। एक होता है फर्स्ट टाइप अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गेन्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, सरकार के जो है अलग अलग ऑर्गेन हैं, जैसे कि लेजिस्लेटिव हो गया कानून बनाने के लिए, एग्जीक्यूटिव हो गया उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, और जो लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव है वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं उसके लिए जुडिशरी है, ठीक है। एक तो हो गया अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गेन्स ऑफ गवर्नमेंट। फिर एक होता है अमॉन्ग डिफरेंट टीयर, तो जैसे हम लोग जानते हैं कि इंडिया में सेंटर है, स्टेट है, फिर स्टेट के नीचे जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है ना, मतलब डिवीजन ऑफ पावर एट डिफरेंट लेवल्स, ठीक है। उसके बाद है अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप, अलग अलग ग्रुप में कैसे डिवीजन हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं कि एक वर्ग जो है वो वीकर सेक्शन, जैसे इंडिया की बात करें तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास, वीमेन, ठीक है, तो इनको कैसे रिप्रेजेंटेशन दिया गया है वो देखेंगे। और इसके अलावा जो 4th पॉइंट है अरेंजमेंट्स अमॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट, इसको हम लोग समझेंगे। लेकिन इसके पहले हम लोग आगे बढ़ें। आप सीधे जो श्रीलंका बेल्जियम के एग्जाम्पल में जाइएगा ना तो आपको पावर शेयरिंग समझने में दिक्कत होगा। तो अपने ही कंट्री का एग्जाम्पल मैंने पहले समझाया है, ठीक है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कि पावर शेयरिंग का ज़रूरत क्यों है, ठीक है। और जैसे कि हमने पढ़ा कि पावर शेयरिंग जो है अलग अलग टाइप का होता है। ये अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप होता है, बिटवीन डिफरेंट टीयर ऑफ गवर्नमेंट होता है, बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट होता है। तो इसको इंडिया को लेके हम लोग समझेंगे अपने इंडिया में, ठीक है, चूँकि आपको पता है इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी है ना। और चैप्टर नंबर 2 में लिखा भी गया है कि अगर इंडिया में लैंग्वेज के बेसिस पे अगर स्टेट्स नहीं बनते, ठीक है, आपको पता है तमिलनाडु का तमिल लैंग्वेज है, केरला का मलयालम है, ठीक है, कर्नाटक का कन्नड़ है, ऐसे अलग अलग रीजन का अलग अलग लैंग्वेज है, और जो स्टेट्स का बेसिस है वो लिंग्विस्टिक रहा है। तो अगर इंडिया में ऐसा नहीं होता तो 1 लैंग्वेज तो होता लेकिन 14 या 15 नेशन होता। तो देखिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि अगर आप सोशल कॉम्पोजिशन इंडिया का देखेंगे तो 80% जो है वो हिंदूज़ है, और बाकी जो है मतलब ये माइनॉरिटी में काउंट होते हैं, जिसमें 14% मुस्लिम है, 62% क्रिश्चियन, 1%, और बाकी में जैन, बुद्धिस्ट और अलग है, ठीक है। तो अब पहला केस मान के चलिए कि अगर माइनॉरिटीज़ को ध्यान में नहीं रखा जाता और जो हिंदूज़ हैं उन्हीं का सभी चीज़ इम्प्लीमेंट होता, ठीक है, तो क्या जो आज यहाँ इतनी स्टेबिलिटी है, जो इतना जो है सुकून है, क्या वो इंडिया में रहता? जवाब है नहीं, ठीक है। क्योंकि जब पावर शेयरिंग होता है ना, ठीक है, पावर शेयरिंग होता है मतलब आप देखते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसे बोलने से नहीं होगा ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो होली बुक है वहाँ भी प्रोविज़न करना होगा। तो आप देखते हैं कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो है फंडामेंटल राइट का जिक्र किया गया है, और फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 40 में इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब बराबर हैं, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स और रिलीजन, 15-16 में ये मेंशन किया गया है। साथ ही साथ जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको अलग से जो है आर्टिकल 25 से 28 में
राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये सब दिया गया है। और आर्टिकल 29 और 30 में जो है उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है बनाने का जो है ये चीज़ दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा अब देखिए, जो हिंदूज़ हैं उनका मेजोरिटी है, साथ ही साथ इधर अपर कास्ट लोअर कास्ट वो सब भी रहता है। और आपको पता है कि इंडिया का ट्रेडिशन ऐसा रहा है कि जो ब्राह्मीण राजपूत जो अपर कास्ट है वो सबका काफ़ी डोमिनेशन रहा है। तो उसमें सोचिए कि जो दलित हैं शेड्यूल कास्ट, उनको कहाँ से जगह मिल पाती, जो अनुसूचित जनजाति हैं शेड्यूल ट्राइब, उनको कहाँ से जगह मिल पाती। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही जो है लोकसभा में शेड्यूल कास्ट के लिए 84 सीट्स, शेड्यूल ट्राइब के लिए 47, और अभी जो है 106th अमेंडमेंट पास किया गया है, जिसके थ्रू जो है अब लोकसभा में मतलब पार्लियामेंट में और स्टेट में जो है विमेंस के लिए भी सीट को रिजर्व किया गया है। उसी तरह हम पाते हैं कि पंचायत में सीट रिजर्व्ड है SC ST विमेन, ठीक है। बहुत से स्टेट में तो 50% कर दिया गया है सीट्स विमेन का, ठीक है। तो ये हम जो एक थर्ड कैटेगरी पढ़े सोशल ग्रुप वाला, वो पावर शेयरिंग हो गया। और एक हो गया सेपरेशन ऑफ पावर, जो हमने अब बताया कि कानून बनाने के लिए लॉ बनाना है तो लेजिस्लेटिव है, उसको जो कानून बनाया गया उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एग्जीक्यूटिव है कार्यपालिका, और ये लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं उसके लिए जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो यहाँ जो है सेपरेशन ऑफ पावर है ताकि सबको पता रहे कि किसको क्या करना है, ठीक है। तो इंडिया के केस में अगर आप देखें तो आपको समझ में आया कि अच्छा पावर शेयरिंग जो है होता क्या है। बुक में एक मिस्टेक किया गया है NCERT में कि सीधे आपको जो है एग्जाम्पल दिया गया है बेल्जियम का और श्रीलंका का, और इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पहले समझा दिया कि कैसे जो है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज अलग अलग रीजन का अलग अलग डिमांड था, तो अलग अलग स्टेट्स का फॉर्मेशन किया गया, क्योंकि लोग काफ़ी नाराज़ थे। लैंग्वेज जो है केवल मतलब कल्चर का पार्ट नहीं है, लैंग्वेज जो है वो एक इमोशन है, ठीक है। साथ ही इंडिया ने 8 शेड्यूल में, जैसे श्रीलंका आगे हम लोग पढ़ेंगे कि 1956 में बस सिन्हालीस को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करा है, लेकिन इंडिया में 8वीं अनुसूची में 22 लैंग्वेज को शामिल किया गया, ठीक है। तो इंडिया जो है अपना फ्लेक्सिबल लैंग्वेज पॉलिसी भी रखा है। ये फेडरलिज्म का पार्ट है जो हम लोग चैप्टर 2 में समझे हैं, और जिन्होंने नहीं देखा नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी यहाँ मैंने आपको समझाया है कि कैसे जो है पावर का डिवीजन डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में होता है, कैसे ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में होता है, कैसे सोशल ग्रुप में होता है, ठीक है। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं जो आपको बुक में दिया गया है, क्योंकि आपको जो है अब यहाँ से आइडिया लगाओ कि पावर शेयरिंग आखिर होता क्या है, ठीक है। अब क्यों है, मैंने आपको बता ही दिया पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है, लिबर्टी इक्वालिटी जस्टिस, क्योंकि होता है ना कि अगर केवल मेजोरिटेरियन को जो मेजर यहाँ पे ग्रुप है उनको फोकस रखा जाता तो कहाँ से माइनॉरिटीज़ को उनका अधिकार मिलता। तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो दिया ही दिया गया है कि कोई भेदभाव नहीं होगा, उनको जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन होगा, राइट टू इस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होगा, सारा प्रोविजन दिया गया है ना। और फिर मैंने आपको बताया कैसे लोकसभा में विधानसभा में सीट रिजर्व्ड है। उसके बाद अभी हाल ही फिलहाल में 106 अमेंडमेंट करके एक लॉन्ग टाइम से डिमांड चल रही थी कि पार्लियामेंट में भी जो है महिलाओं का जो है सीट रिजर्वेशन होना चाहिए, उसको मतलब करा गया है, ठीक है। अब देखिए, अब बुक में जो स्टार्ट किया गया है वो स्टार्ट किया गया है आपको श्रीलंका और जो है बेल्जियम के एग्जाम्पल से। तो श्रीलंका में देखिए जो आपका ये येलो वाला इलाका है वो सिन्हालीस का है, ठीक है। उसके बाद तमिलियंस को मतलब तमिलियंस की टोटल पॉपुलेशन जो है 18% है, जिसमें 13% जो है श्रीलंकन तमिल है, बाकी इंडियन तमिल है, और फिर बाकी दूसरा कम्युनिटी है उसको दिखाया गया है। तो श्रीलंका क्या किया ना कि जो अपने सिन्हालीज हैं जो मैक्सिमम बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं, जब 1956 में अपने यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ों को बनाया, ठीक है, तो वहाँ पे जो है हर चीज़ वो सिन्हालीज लोग के लिए कर दिया। और विद पैसेज ऑफ टाइम जॉब में पॉलिटिकल राइट्स में भी जो है तमिलियंस के साथ डिस्क्रिमिनेशन होने लगा, ठीक है। और इसके चलते वहाँ पे ऑलमोस्ट 4 डेकेड्स तक मतलब 2009 में जाके जो है सिविल वॉर ख़त्म हुआ है। तो ये प्रॉब्लम देखने को मिला, ठीक है, कि मेजोरिटेरियन जो है अपना पॉइंट्स रखने के लिए ये मतलब प्रॉब्लम देखने को मिला, ठीक है,
कि इन्होंने जो है तमिलियंस का ख्याल नहीं रखा, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया। और वहीं पे दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है बेल्जियम का। यहाँ पे देखिए आपको अलग अलग 4 रीजन बताए गए हैं। जो फ्लेमिश रीजन है येलो वाला, ये डच स्पीकिंग है। उसके बाद जो है वैलून में जो है यहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग है। ब्रुसेल्स जो है यहाँ पे कैपिटल रीजन बीच में आपको दिखाया गया है। ब्रुसेल्स में अरेंजमेंट थोड़ा अलग है। ब्रुसेल्स में फ्रेंच पॉपुलेशन ज़्यादा है, डच माइनॉरिटीज़ में है, और जर्मन स्पीकिंग तो मात्र 1% है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ भी सिविल वॉर चला खासकर डच और फ्रेंच के बीच में, क्योंकि सोशल इकोनॉमिक डिफरेंसेस था। लेकिन फिर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होना स्टार्ट किया गया और गवर्नमेंट का शिफ्टिंग हुआ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, ठीक है, जिसको हम लोग चैप्टर 2 में और डिटेल में डिस्कस करे हैं। और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में ये रखा गया कि कंट्री लेवल पे जो डच है और जो फ्रेंच है उनके इक्वल मिनिस्टर होंगे। साथ ही साथ जहाँ ब्रुसेल में मैंने आपको बताया कि देश में तो डच का पॉपुलेशन ज़्यादा था, लेकिन ब्रुसेल में जो कि उसकी राजधानी है वहाँ पे फ्रेंच पॉपुलेशन ज़्यादा था। लेकिन चूंकि डच और इनके बीच एग्रीमेंट हो गया था, इसलिए ब्रुसेल में एक अलग गवर्नमेंट बना और उसमें फ्रेंच रेडी हो गया कि फ्रेंच इवन मेजोरिटी में है, लेकिन फ्रेंच और डच का इक्वल पार्टिसिपेशन रहेगा। और ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा वहाँ पे एक कम्युनिटी गवर्नमेंट है, जिसमें कि आपको फ्रेंच से, डच से और जर्मन से जो है लोग आते हैं, और ये कल्चरल राइट्स, एजुकेशनल राइट और लैंग्वेज राइट्स को मतलब देखते हैं। तो आपको स्टार्टिंग में चैप्टर में जो है ये चीज़ बताई गई है। बस समझाने के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में इंडिया का पावर शेयरिंग कैसे कैसे है वो आपको दिखा दिया, ठीक है, ताकि आपको ये टर्म जो है वो क्लियर रहे, है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है केस स्टडी का, जैसे मैंने बताया था कि जिक्र करेंगे कि जो एनईटी है वो स्टडी करती है एक डच मीडियम स्कूल में जो कि बेल्जियम के नदर्न रीजन में है, ठीक है। मेनी फ्रेंच स्पीकिंग स्टूडेंट्स इन हर स्कूल वांट द मीडियम इंस्ट्रक्शन टू बी फ्रेंच। मैंने आपको यहाँ पे दिखाया ही कि नदर्न रीजन में जो है आपका जो है डच स्पीकिंग पीपल ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। उसी तरह जो सेल्वी है वो नॉर्दर्न रीजन ऑफ श्रीलंका में पड़ती है, ठीक है। अगर हम श्रीलंका की बात करें तो अगेन जो नॉर्दर्न रीजन ऑफ श्रीलंका है यहाँ पे तमिलियंस का पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। एंड दे वांट द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी तमिल, ठीक है। वो चाहते हैं कि वहाँ पे क्या हो, तमिल। तो अगर पेरेंट्स एनईटी के और सेल्वी के अगर अपने गवर्नमेंट को अप्रोच करना पड़ेगा तो वो टू रियलाइज द डिजायर ऑफ द चाइल्ड हु इज़ मोर लाइकली टू सक्सीड, तो कौन सक्सीड कर सकता है, ठीक है। 2 केस दिए गए हैं। एनईटी का बोला गया है कि वो डच मीडियम स्कूल में पढ़ती है, कहाँ, डच मीडियम स्कूल में पढ़ती है नॉर्दर्न रीजन ऑफ मतलब नॉर्दर्न रीजन में पढ़ती है, और वो चाहती है कि वो फ्रेंच सीखे, ठीक है। मतलब एनईटी जो है वो पढ़ती है यहाँ आपका नॉर्दर्न रीजन में, और उसका है कि वो फ्रेंच सीखे, ठीक है। इसके पेरेंट्स अगर गवर्नमेंट को अप्रोच करेंगे तो क्या होगा। और दूसरा केस जो है वो सेल्वी का दिया गया है कि सेल्वी जो है वो स्टडी करती है यहाँ पे जो कि तमिलियन डोमिनेशन है, और अगर ये पहुँचेंगे तो क्या होगा। तो देखिए मैंने बात किया दोस्तों कि जो आपका बेल्जियम है ये फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और इसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब हर कम्युनिटी के लिए जगह दी है। तो जाहिर सी बात है कि जब एनईटी अप्रोच करेगी, एनईटी के पेरेंट्स अप्रोच करेंगे कि यहाँ पे जो है एजुकेशन जो मतलब जो लैंग्वेज है वो आपका जो है वो फ्रेंच किया जाए, तो यहाँ के गवर्नमेंट सुन सकती है। लेकिन श्रीलंका में ऐसा नहीं होगा। इवन दो ये जो रीजन है डोमिनेट है तमिल का, लेकिन आपने बताया कि जो 1956 में जो श्रीलंका ने अपने यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया तो उसमें हर चीज़ जो है वो सिन्हालीस जो कि बुद्धिज़्म मेनली अपनाए हुए हैं उनके लिए चीज़ों को रखा, और तमिल को जो है वो जगह नहीं दिया गया, है ना। तो सेल्वी कामयाब नहीं होगी। चलिए अब रीजन वाई पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल, पावर शेयरिंग जो है वो डिज़ायरेबल क्यों है। तो 2 रीजन आपको बताया गया। जैसे मैंने आपको बताया कि श्रीलंका में जो है पावर शेयरिंग नहीं हुआ, तो उसके वजह से जो है लगभग 4 डेकेड तक वहाँ पे मतलब सिविल वॉर चला, और बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ ह्यूमन बींग हुआ, ठीक है। तो प्रूडेंशियल रीजन क्या है, चूँकि वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी और सिविल वॉर नहीं होगा, एक कारण तो ये है। और दूसरा जो है वो मोरल रीजन है कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जहाँ पावर शेयरिंग होती है
इंडिया का एग्जांपल लेके मैंने आपको दिखाया ना कि यहाँ पे पावर शेयरिंग होती है, तो मतलब ऐसा नहीं कि बस हिंदूज का देखा जा रहा है, बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप। उसके बाद स्टेट्स का डिमांड था कि लैंग्वेज के आधार पे बने, तो उनको भी कैटर किया गया। और जो मतलब सेकंड चैप्टर में दिया गया है कि अगर एडमेंट हो जाते हैं कि एक ही लैंग्वेज रहना चाहिए, तो फिर तमिलनाडु अलग देश होता, आंध्र प्रदेश अलग देश होता, मतलब वही होता कि वन लैंग्वेज तो होता लेकिन 14-15 नेशन होता। ठीक है, तो मतलब फ्लेक्सिबल हुआ गया है। उसके बाद कैसे जो है इस चीज़ को यहाँ पे दिया गया है, तो मतलब क्यों होना चाहिए पावर शेयरिंग, इसके 2 रीजन को जो है समझाया गया है दोस्तों। और उसके बाद यहाँ देखिए 2 मतलब प्रेसिडेंट का बात किया गया है, पुतिन का और बुश का। हालांकि अभी तो चेंज हो गया है, मतलब जो बुश है, लेकिन उस समय तो वहाँ पे थे, अभी ट्रम्प बन गए हैं। और आपको पुतिन का पता है कि पुतिन ने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके जो है 2036 तक खुद को जो है प्रेसिडेंट घोषित कर दिया है। इवन दो रशिया भी जो है वो डेमोक्रेसी है, लेकिन दोनों में कितना अंतर है वो बताया गया है, रशिया में और यूएसए में। ठीक है, रशिया में आपको पता है कि कोई भी जो है पुतिन के अगेंस्ट में खड़ा नहीं हो सकता, उसको मरवा दिया जाता है। और पुतिन ने जो है 2036 तक अपने आप को जो है मतलब प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया है। तो इवन दो यहाँ पे डेमोक्रेसी है, इवन दो यहाँ पे फेडरल चीज़ें हैं, लेकिन जो पावर है वो क्या है, पूरा सेंट्रलाइज्ड है। पावर जो है पूरा सेंट्रलाइज है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, खलील का जो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है, खलील डिलेमा, कि जैसे आप पहले होता ना विक्रम बेताल की जो कहानी होती थी, ठीक है, तो वैसे ही दिखाया गया है। एक मिनट रुकिए, आपको जो है मतलब बाइक का बताया गया है कि आगे में जो है वो विक्रम बैठा है और उसका पिलियन राइडर पीछे में कौन बैठा है, बेताल बैठा है, और उसको जो है कहानी सुनाता है। ठीक है, ये विक्रम है, ये बेताल है। ठीक है, तो ये जो है कहानी सुनाता है, और बात होता है कहाँ का, बेरूत, जो कि लेबनान की कैपिटल है। ठीक है, अब यहाँ पे बात होता है खलील का। खलील के जो मम्मी हैं वो अलग कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, जो पापा अलग कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, जो उनके फादर हैं वो बिलोंग करते हैं ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है, और जो मदर हैं वो सनी मुस्लिम है। ठीक है, पता नहीं कैसे शादी हो गया, लेकिन ठीक है, लेबनान में जो है काफ़ी अलग लोग की नस्लिटी के लोग रहते हैं। उसके बाद अलग अलग कम्युनिटी से आए हैं, ये तो बताया गया है, वो साथ में रहते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या है कि क्रिश्चियन मुस्लिम का जो है ये वार चलते रहता है। उसके जो खलील के अंकल, उनका डेथ इसी में हो गया। ठीक है, इस सिविल वार के एंड में जो है, जैसे बेल्जियम में हुआ था कि डच और फ्रेंच के बीच में वार चलते रहता है, और एट द एंड वो लोग एक अरेंजमेंट पे पहुँचते हैं, एकोमोडेशन वहाँ पे होता है। उसी तरह कंट्री में जो है ना एकोमोडेशन किया जाता है। क्या किया जाता है कि जो कंट्री के प्रेसिडेंट होंगे ये कैथोलिक क्रिश्चियन होंगे। ठीक है, मेरोनाइट सेक्शन के क्रिश्चियन में भी 2 कैटेगरी होता है, एक ऑर्थोडॉक्स है, एक कैथोलिक है। ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट होंगे वो होंगे मेरोनाइट सेक्ट, जो कि कैथोलिक क्रिश्चियन है। जो प्राइम मिनिस्टर हैं वहाँ के वो होंगे सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी से। जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन, जिससे कि उसके फादर बिलोंग करते हैं, उससे होंगे। और जो स्पीकर होगा वो सिया मुस्लिम होगा। ठीक है, और इसके अंदर क्रिश्चियन जो है एग्रीड हुए कि वो सिख फ्रेंच प्रोटेक्शन नहीं लेंगे, और मुस्लिम हुए कि वो सीरिया से मदद नहीं लेंगे। ठीक है, दोनों में ये मतलब करार हुआ कि जो क्रिश्चियन है वो फ्रेंच से मदद नहीं लेंगे, और जो मुस्लिम है वो सीरिया से मदद नहीं लेंगे। ठीक है, और जब ये एग्रीमेंट हुआ तो दोनों का पॉपुलेशन ऑलमोस्ट बराबर था। ठीक है, लेकिन अभी क्या हो गया कि मुस्लिम जो है वो मेजोरिटी में आ गए। जब एग्रीमेंट हुआ था तो बराबर था। अब खलील का प्रॉब्लम क्या है कि खलील ना ही अपने फादर का रिलीजन फॉलो करता है ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन, ना ही जो है वो अपनी मदर का फॉलो करता है सुन्नी मुस्लिम। ठीक है, दोनों में से वो कोई नहीं है। वो
मतलब एक अलग ही रिलीजन फॉलो करता है। अब उसको समझ में नहीं आता है खलील को कि बाकी डेमोक्रेसी की तरह, क्योंकि बाकी तो ऐसा जगह नहीं होता है ना। हमारे देश में देखिए, एक बार जो है अभी प्रेसिडेंट जो बनी वो ट्राइबल कम्युनिटी को बिलोंग करती हैं, पास्ट में जो है मुस्लिम भी रहे हैं, वैसे ही प्रधानमंत्री जो है मनमोहन सिंह थे। ठीक है, तो अलग अलग कम्युनिटी के लोग कुछ भी मतलब पोस्ट, मतलब कोई भी इंपॉर्टेंट पोस्ट पे आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन खलील वही परेशान होता है कि बाकी के जैसा ऐसा क्यों नहीं है। ठीक है, वो स्टोरी ख़त्म नहीं हुई है और वो लोग जो है टीवी टॉवर पे पहुंचते हैं, वेताल वेतप होता है और पूछता है कि अगर पावर का रूल को फिर से लिखना पड़ता तो तुम क्या करते? वुड यू अडॉप्ट रेगुलर रूल्स फॉलोड एवरीवेयर एज खलील सजेस्ट और स्टिक टू द ओल्ड रूल्स और डू समथिंग एल्स? ठीक है, तो ये जो बैताल है विक्रम से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि क्या करते? तब वही बात है कि जब इस हिसाब से कंडीशन है ना, कि मतलब क्रिश्चियन के बीच में, मुस्लिम के बीच में जो है वार चल रहा है, और जाहिर सी बात है कि उसके पहले जब ऐसा अरेंजमेंट नहीं था तो सिविलियन वार था, तो अगर स्टेटस क्वो को अभी डिस्टर्ब किया जाएगा तब तो फिर मतलब देखिए, डेमोक्रेसी के लिए तो हम एग्री हो जाएंगे कि ठीक है ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हम कंडीशन, प्रिवेलिंग कंडीशन को भी देखेंगे ना, कि अगर मान लीजिए ये अरेंजमेंट से वहाँ पे सिविल वार रुका हुआ है तो फिर क्या दिक्कत है? सही है, स्टेटस को मेंटेन रहने देना चाहिए। अब आइए, यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट आपको समझाया गया है, जैसे मैंने आपको डिस्कस भी किया कि पहला जो है अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के अलग अलग जो ऑर्गन उसमें जो है, यानी सेपरेशन ऑफ पावर। लेजिस्लेटिव जो है, जैसे पार्लियामेंट हो गया सेंटर पे, इंडिया की बात करें, और लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया स्टेट में, वो लोग कानून बनाते हैं। फिर एग्जीक्यूटिव है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पीएम, प्रेसिडेंट, ऐसे जो है मतलब आपके सेंटर पे भी हैं, और सीएम और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सब जो है वो स्टेट लेवल पे जो इंश्योर करते हैं कि जो भी लॉ बन रहा है वो ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, और ये लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव आउट ऑफ ट्रैक ना हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन ना करे, या होता है ना कि माइनॉरिटीज़ को परेशान ना करे, कुछ भी वैसा रूल ना बने जो कि फंडामेंटल राइट को वायलेट करे, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करे, उसको देखने के लिए जुडिशरी मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, फिर दूसरा जो है डिफरेंट टीयर ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो मैं दोस्तों आपको जो है ना इंडिया के एग्जाम्पल के साथ आपको समझा रहा हूँ कि क्या बोला गया। तो जैसे मैं बताया, डिफरेंट टीयर ऑफ गवर्नमेंट में सेंटर हो गया, स्टेट हो गया, और यहाँ लोकल गवर्नमेंट में आपका पंचायती राज गांव में, म्यूनसिपैलिटी जो है शहरों में हो गया। उसके बाद अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप, तो मैंने आपको बताया ही कि जैसे लोकसभा में सीट रिजर्व कर दिया गया है, एससी का 84, एसटी का 47, ऐसा मतलब रिजर्व किया गया है। उसके बाद पंचायती राज में 1/3 सीट रिजर्व किया गया था वीमेन के लिए, लेकिन बहुत से स्टेट उसको बढ़ा के जो है 50% कर दिए। साथ ही साथ एससी, एसटी, बैकवर्ड क्लास के लिए भी सीट रिजर्व किया गया है, और कहीं ना कहीं उनको पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में जो है काफ़ी मदद मिली है। नहीं तो मुमकिन नहीं था कि जो मेजोरिटी हिंदूज़ के मेजोरिटी कंट्री में जो है बाकी रिलीजन को उतना कुछ जगह मिल पाए, लेकिन अपना जो है सेकुलर कंट्री है और कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर प्रोविजन है उनके प्रोटेक्शन का, इसलिए जो है काफ़ी अच्छे से चीज़ें चल रही हैं। उसके साथ ही साथ अमॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट, तो इसका जो है एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है। आपको जर्मनी का एग्जाम्पल बताया गया है, वो एक डायग्राम में डालना भूल गया कि 2 डिफरेंट पार्टी हैं जर्मनी में जो कि दूसरे के दुश्मन, आपको जो है क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी और जो है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ये 2 जो है राइवल पार्टी जर्मनी की, लेकिन 2005 में किसी को भी मेजोरिटी नहीं मिली। ठीक है, किसी को भी मेजोरिटी नहीं मिली, तो जो है आपको फिर इनको आपस में मिल के जो है गवर्नमेंट बनानी पड़ी। तो यहाँ भी पावर शेयरिंग हुई, दोनों अपने अपना सीट जो है मतलब रखे होंगे, है ना। तो ये 4th फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हुआ जिसमें पावर जो है वो डिवाइडेड होती है अमंग पॉलिटिकल पार्टीज। प्रेशर ग्रुप, प्रेशर ग्रुप क्या होता है दोस्तों? तो अभी आपने देखा होगा कि जैसे इंडिया की बात करें, है ना, तो मोदी सरकार ने 3 कृषि कानून, ठीक है, फार्म लॉज बनाए थे, लेकिन इसमें कुछ कुछ कमियां थी। तो जो किसानों का प्रेशर ग्रुप है, जो फार्मर्स का प्रेशर ग्रुप है, उसने जो है दिल्ली में जो है हड़ताल किया, स्ट्राइक किया, प्रोटेस्ट किया, और उसके चलते ये तीनों जो लॉज हैं कृषि कानून, इनको वापस लेना पड़ा। ठीक है, उसी तरह
2013 में कांग्रेस के टाइम पे जो है एक लैंड एक्विजिशन एक्ट बना था, ज़मीन लेने वाला, जिसमें मतलब कि अगर इंडस्ट्री के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ज़मीन लेना है तो जो फार्मर्स हैं उनका उनका एग्रीमेंट ज़रूरी नहीं था। तो वहाँ पे किसानों ने प्रोटेस्ट किया था अगेन। तो प्रेशर ग्रुप जो है वो अलग अलग होता है। जैसे और हम एग्जांपल क्या बात कर सकते हैं, जैसे जीएसटी में जो मैक्सिमम टैक्सेस है अलग अलग लेवल है, 28%, 8% ऐसे ऐसे करके है। तो बहुत सारे जो टैक्सेस हैं वो इस लेवल पे थे। जो कॉरपोरेट्स का है, जो इंडस्ट्रीज़ का पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप है, उसने प्रोटेस्ट किया कि भाई आप तो मैक्सिमम चीज़ जो है वो हायर रेंज ऑफ टैक्स में रखे हैं। तो गवर्नमेंट को जो है फिर इसको 28 से घटा के 18% में करना पड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 4 एग्जाम्पल दिया गया है, और जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि 4 अलग अलग टाइप का जो है पावर डिवीजन रहता है, आपको बताना है कि उसमें से कौन क्या है। पहले जैसे मैंने बताया था कि बिटवीन ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, कि जो गवर्नमेंट है उसका जो अलग अलग ऑर्गन है, लेजिस्लेटिव हो गया जो कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो उसको इम्प्लीमेंट करने में मदद करता है, जुडिशरी। ठीक है, एक तो ये डिवीजन हो गया। एक डिवीजन देखा गया जो बिटवीन डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, फिर थर्ड टाइप जो हो गया अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप, जिसमें हमने बात की कि लोकसभा में जो सीट रिजर्व्ड है या मतलब पंचायत में जो सीट रिजर्व्ड है। ठीक है, और जो फोर्थ है कि पावर शेयरिंग बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, जर्मनी में 2 अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन दोनों जो है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी और क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी, लेकिन गवर्नमेंट बनाने के लिए वो साथ में आई। साथ ही साथ हम लोग इंडिया में भी देखते हैं कि जैसे अभी तो जम्मू एंड कश्मीर जो है यूनियन टेरिटरी बन गया है, लेकिन वहाँ पे जो है पीडीपी और जो है बीजेपी, कांग्रेस, 3 अलग अलग पार्टी थी, जिसमें पीडीपी और बीजेपी का बिल्कुल भी पटता नहीं था, दुश्मनी थी। लेकिन जब जम्मू एंड कश्मीर के चुनाव जब वहाँ पे हुए थे, किसी पार्टी को मतलब नहीं मिला था और कांग्रेस से पीडीपी का नहीं बना था, तो ये दोनों एंटी पार्टी होते हुए भी इन्होंने हाथ मिलाया था, पावर शेयरिंग हुई थी। ठीक है, और एक टर्म जो कि आपको जानना है दोस्तों कि इंडिया में क्या हुआ कि स्टार्टिंग से लेके 1989 तक कांग्रेस पार्टी जो है डोमिनेट करती थी। ठीक है, इसको अकेले जो है 272 सीट चाहिए गवर्नमेंट लोकसभा में, तो इसको इतना वोट मिल जाता था। लेकिन उसके बाद से इंडिया में जो है कोलिशन गवर्नमेंट का क्या है कि जब 2 से ज़्यादा पार्टी मिलके जो है गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। अब आइए 4 अलग एग्जाम्पल देखते हैं और बताते हैं। पहला में क्या है कि जो बॉम्बे हाई कोर्ट है वो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर करती है कि जो 2000 बच्चे हैं, ठीक है, उनके कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, जो कि चिल्ड्रंस होम में रहते हैं। तो यहाँ कौन सा बात हो रहा है, यहाँ एक सोशल ग्रुप का बात हो रहा है ना। तो ये सोशल ग्रुप वाला हो गया SG, जिसमें मैंने बोला था कि मतलब बॉम्बे हाई कोर्ट जो है महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को जो है ये ऑर्डर कर रही है, सॉरी ये आपका जो है, हाँ ठीक है, सोशल ग्रुप के लिए हो गया। दूसरा जो है गवर्नमेंट ऑफ ओंटारियो स्टेट्स इन कनाडा, ये एग्री करते हैं लैंड क्लेम सेटलमेंट के लिए विद द एबोरिजिनल कम्युनिटी। ठीक है, द मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर नेटिव अफेयर्स, इसमें कौन सा मिनिस्ट्री है, गवर्नमेंट ऑफ ओंटारियो जो है मतलब बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स अनाउंस दैट गवर्नमेंट विल वर्क विथ एबोरिजिनल पीपल इन स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड कोऑपरेशन। ठीक है, तो इसमें हाई कोर्ट जो है, सॉरी ये वाला जो है दोस्तों सोशल ग्रुप नहीं होगा, ये डिफरेंट ऑर्गन्स है ना, कि जुडिशरी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को बोल रही है। तो ये वाला डिफरेंट ऑर्गन्स वाला हो गया पहला वाला। और जो दूसरा वाला है इसमें नेट मतलब वहाँ के जो एबोरिजिनल पीपल हैं, जैसे हम लोग क्या शेड्यूल ट्राइब है, उसके लिए बोला गया है। तो ये हो गया फर्स्ट वाला जो हम लोग पढ़े थे, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। और ये हो गया कि जो वहाँ के नेटिव लोग हैं, सोशल ग्रुप वाला ये हो जाएगा SG वाला, जैसे हम लोग के यहाँ ST के लिए प्रोविज़न है तो वैसे ये हो गया। उसके बाद रशिया की 2 इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल पार्टीज़ है, जैसे हमने जर्मनी की बात की थी, वो लोग साथ में आते हैं मतलब चुनाव के लिए। तो ये जो 4th कैटेगरी है
पावर शेयरिंग अमॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज, ये उसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, ये आपका जो है फर्स्ट वाला एग्जाम्पल हो गया, ये थर्ड एग्जाम्पल हो गया। और द फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ वेरियस स्टेट्स इन नाइजीरिया गॉट टुगेदर, अलग अलग स्टेट के जो हैं वो आते हैं और फेडरल गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि वो सोर्स ऑफ इनकम बताए। तो ये कहीं जो डिवीजन ऑफ पावर यानी जो सेकंड वाला है वो हो गया। तो 4 अलग अलग केस दिए हैं जिसको समझने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। फिर से आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। पहला जो है डिवीजन किसके बीच में, बिटवीन ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तो यहाँ पे जो है बॉम्बे हाई कोर्ट जुडिशरी जो है वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट को मतलब बोल रही है कि आप जो है इनके लिविंग कंडीशन का व्यवस्था करिए। ठीक है, तो ये डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट पहला टाइप का हो गया। जो दूसरा में है कि गवर्नमेंट जो है कनाडा में है वो मिनिस्ट्री को बोल रही है कि जो वहाँ के एबोरिजिनल पीपल है, वहाँ के जो मूल निवासी हैं, तो सोशल ग्रुप वाला हो गया थर्ड कैटेगरी, जैसे हम लोग के यहाँ एसटी होता है। उसके बाद यहाँ पे रशिया के 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ है, तो हमने अभी जो जर्मनी का एग्जांपल डिस्कस किया था, ये फोर्थ वाला हो गया। और यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर जो डिफरेंट स्टेट के हैं वो डिमांड करते हैं गवर्नमेंट से कि सोर्स ऑफ इनकम वो बताए। ठीक है, तो इस वजह से ये गवर्नमेंट का टीयर वाला बात हो गया सेकेंड कैटेगरी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको जो है ये डिस्कशन पसंद आया होगा, और हमने जो है चैप्टर नंबर 2 उसको भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। जिन्होंने नहीं देखा आप लोग डिस्क्रिप्शन में देखिए, और कोई डाउट है तो आप बताइए। ठीक है, हम ऐसे ही आपको जो एसएसटी का डर है उसको जो है दोस्तों दूर कर देंगे। थैंक यू।